अ, अगर हम एक ऐसी क्लासरूम की कल्पना करें, मतलब एक ऐसी क्लास जहां का जो सिलेबस है वो 30 या 35 साल पहले ही पूरी तरह से खत्म किया जा चुका है। हाँ, और सारे एग्जाम भी पास कर लिए गए हैं और अच्छे ग्रेड्स भी मिल चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर भी हर सुबह उठकर एक बहुत भारी सा बस्ता अपनी पीठ पर लादना और उसी पुरानी क्लास में जाकर बैठ जाना, सुनने में ये बात कितनी अजीब और बेतुकी लगती है ना। बहुत बेतुकी लगती है। लेकिन सच्चाई यही है कि बहुत से लोग अपनी जिंदगी में ठीक ऐसा ही कर रहे हैं। तो आज के हमारे इस डीप डाइव यानी इस गहन विश्लेषण में हम इसी बेहद प्रासंगिक और अनोखे विषय पर बात करने वाले हैं। सही कहा। और हमारा जो मुख्य मिशन है आज की इस चर्चा का, वो ये समझना है कि कैसे 58 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पड़ाव पर आकर जो एक करियर और हर वक्त के तनाव वाली मानसिकता होती है, उससे बाहर निकलना क्यों जरूरी है। हाँ, वो बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। और कैसे हमें प्रकृति के माध्यम से अपनी ऊर्जा निर्माण यानी नेचर बेस्ड एनर्जी बिल्डिंग की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और इस चर्चा के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वो भी बहुत दिलचस्प हैं। हाँ, आज की ये पूरी चर्चा बेहद खास सामग्री पर आधारित है, जिसे हमने विचार क्रांति books.org से लिया है। इसमें अखंड ज्योति पत्रिका के 2 बहुत ही विशेष अंक हैं, एक जून 1971 का और दूसरा अप्रैल 1982 का। और एक किताब भी है ना। हाँ, एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, शिक्षा ही नहीं विद्या भी। हम उसके कुछ प्रमुख अंशों को भी इस विश्लेषण का हिस्सा बनाएंगे। और यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि हमारा उद्देश्य इन स्रोतों के किसी भी पक्ष या विचारधारा का न तो समर्थन करना है और न ही विरोध करना है। बिल्कुल, हमारा काम सिर्फ निष्पक्ष रूप से। हाँ, हमारा प्रयास केवल उन मूल विचारों, तर्कों और दर्शन को पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से सामने रखना है जो इन किताबों और पत्रिकाओं में दिए गए हैं। चलिए फिर सीधा विषय पर आते हैं। अक्सर मन में ये सवाल आता है कि जीवन के एक विशेष पड़ाव पर आकर हमें अपना विद्यालय या कहें कि स्कूल वो बदलने की आवश्यकता क्यों महसूस होती है। ये एक बहुत स्वाभाविक सी उत्सुकता है। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। मैं उसी दृश्य की ओर वापस लौटना चाहूंगा जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी। एक तरफ स्कूल का एक छोटा सा बच्चा है जो अपने भारी बस्ते के बोझ से झुका जा रहा है। हाँ, वो एक टिपिकल इमेज है हमारे दिमाग में। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर हम एक 60 साल के व्यक्ति की कल्पना करें, उनके हाथों में कोई स्कूल का बस्ता तो नहीं है, लेकिन उनके कंधों पर ऑफिस की भारी फाइलों का, बिजनेस की दिन रात की चिंताओं का और जो समाज की दिखावे का एक अदृश्य बोझ होता है, वो लदा हुआ है। एक इनविजिबल बोझ है वो। सही कहा। देखा जाए तो दोनों ही एक भारी बोझ के नीचे दबे हुए हैं। लेकिन क्या इस उम्र में उस बोझ को ढोते रहना सही है? यहीं पर इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा पेच छिपा है। ये दृश्य आज के समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना आपको सामने रखता है। यहाँ जो बात सबसे गहरी और ध्यान देने वाली है, वो है बैटरी लो की स्थिति। बैटरी लो मतलब ऊर्जा की कमी? बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति 58 या 60 वर्ष की आयु में भी उसी पुराने स्कूल में बैठा है, मतलब उसी करियर की दौड़, वही सुबह से शाम तक की व्यावसायिक भागदौड़, उसी धन कमाने की अंधी रेस में लगा हुआ है, तो मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से वो जीवन में असफल हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, असफल हो रहा है। हाँ, क्योंकि उस पुराने स्कूल में धन तो जरूर कमाया जा सकता है, उसे रुतबा भी मिल जाएगा, लोग बॉस या सेठ जी कहकर सलाम भी ठोकेंगे, लेकिन वहां उसे ऊर्जा यानी एनर्जी नहीं मिल सकती। मतलब पैसा मिल रहा है लेकिन ऊर्जा खत्म हो रही है। एकदम सही। हमारी जो आधुनिक जीवन शैली है, वो बैकग्राउंड में चलने वाले उन भारी मोबाइल ऐप्स की तरह है जो लगातार हमारी इंटरनल बैटरी को चूसते रहते हैं। जब बैटरी पूरी तरह से खाली हो चुकी है, तो उस पुरानी कक्षा में बैठने का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि वो पुराना स्कूल हमें कुछ भी नया नहीं दे रहा है, बल्कि वो सिर्फ हमारी बची खुची ऊर्जा को सोख रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल खड़ा होता है। बताइए। वो व्यक्ति उस पुराने स्कूल को छोड़ना ही क्यों नहीं चाहता? मतलब वो भारी फाइलों का बोझ ढोता तो है, शिकायत भी करता है कि वो थक गया है, लेकिन जब उसे वो फाइलें छोड़ने को कहा जाता है तो वो घबरा जाता है। ये बहुत ही सटीक सवाल है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस पुराने स्कूल में, उस कुर्सी में, उस भागदौड़ में उस व्यक्ति की पहचान यानी उसकी आइडेंटिटी छिप गई है। उसे लगता है कि उसके बिना कुछ चलेगा नहीं। हाँ,
उसे लगता है कि अगर उसने वो व्यापार छोड़ दिया या बच्चों को जिम्मेदारी सौंप दी तो उसकी अहमियत ही खत्म हो जाएगी। उसे लगता है कि मैं ही तो इस दुनिया को चला रहा हूं, जो कि एक बहुत बड़ा भ्रम है। बिल्कुल भ्रम है। लेकिन प्रकृति का नियम कुछ और कहता है। प्रकृति कहती है कि अब समय आ गया है अपना विद्यालय बदलने का। वो पुराना विद्यालय आपकी युवावस्था के लिए था। अब आपको एक ऐसे नए स्कूल में जाना है जहां ऊर्जा खर्च नहीं होती, बल्कि ऊर्जा का निर्माण होता है। लेकिन किसी भी नए स्कूल में जाने का एक सीधा सा नियम होता है। आप यूं ही किसी नई क्लास में जाकर नहीं बैठ सकते ना? नहीं, बिल्कुल नहीं बैठ सकते। नए विद्यालय में प्रवेश के लिए सबसे पहले पुराने विद्यालय से अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट, या जिसे हम टीसी कहते हैं, वो लेना पड़ता है। प्रकृति के इस स्कूल में प्रवेश के लिए पुराने स्कूल से टीसी लेना सबसे पहली शर्त है। और पुराने स्कूल से आपका मतलब? हाँ, यहाँ पुराने स्कूल से मेरा मतलब है अपनी वे पुरानी चिंताएं, कार्यक्षेत्र का भारी तनाव और हर चीज को कंट्रोल करने का जो एक मोह होता है, वो सब। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि हमारे भारतीय चिंतन में इस ट्रांसफर सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को एक बहुत ही वैज्ञानिक और सुंदर नाम दिया गया है। वो क्या है? अखंड ज्योति पत्रिका के जून 1971 के अंक में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। इसे वानप्रस्थ कहा गया है। वानप्रस्थ? लेकिन वानप्रस्थ शब्द सुनते ही अक्सर लोगों के मन में एक तस्वीर बन जाती है कि कोई व्यक्ति अपने घर परिवार को छोड़कर, सब कुछ त्याग कर किसी घने जंगल में जाकर एक कुटिया में बैठ गया है। हाँ, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है और हमारा ये स्रोत इस गलतफहमी को पूरी तरह से तोड़ता है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि वानप्रस्थ का अर्थ जंगल भाग जाना बिल्कुल नहीं है। वानप्रस्थ का असली मतलब है मोह का त्याग। ये एक मानसिक अवस्था है, कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है। सुनने में तो ये मोह का त्याग बहुत ही आदर्श और एक तरह से किताबी बात लगती है। लेकिन जरा सोचिए, 58 या 60 साल की उम्र में जब पूरी जिंदगी लगाकर एक घर बनाया हो, एक बिजनेस खड़ा किया हो, अपने बच्चों को पाला हो, क्या रातों रात उस मोह को छोड़ देना इतना आसान है? आसान तो बिल्कुल नहीं है। ये डिटैचमेंट तो बहुत डरावना लग सकता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि इंसान अपने ही घर में अजनबी बन जाए? नहीं, अजनबी नहीं बनना है, बल्कि एक गार्डियन या मार्गदर्शक बनना है। इसे ऐसे समझिए कि आप कार की पिछली सीट पर बैठ गए हैं और अब स्टीयरिंग किसी और के हाथ में है। अच्छा, मतलब कंट्रोल छोड़ देना है। हाँ, ये प्रकृति के इस स्कूल की एक तरह से प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्जाम है। इस परीक्षा को पास करने का मतलब है घर में रहते हुए भी घर वालों से निर्लिप्त रहना सीखना। पानी में खिले कमल की तरह, जो रहता तो पानी में ही है, लेकिन पानी की बूंदें उस पर टिकती नहीं है। क्या बात है! स्रोत कहता है कि आपको अपने ही परिवार में एक ट्रस्टी की तरह रहना है, मालिक की तरह नहीं। ये बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। चलिए, इस प्रवेश परीक्षा को और अच्छे से समझने के लिए एक किरदार की कल्पना करते हैं। मान लीजिए एक मास्टर दीनानाथ हैं। ठीक है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक स्कूल में पढ़ाया, घर की सारी जिम्मेदारियां उठाईं। अब वे 60 साल के हो गए हैं। मास्टर दीनानाथ एक ऐसे आदर्श और ऊर्जावान व्यक्ति हैं जो इस भारी बोझ को अब छोड़ चुके हैं। मतलब उन्होंने अपनी टीसी ले ली है? बिल्कुल, वे अभी अपने ही घर में रहते हैं। जब उनके बेटे बिजनेस में कोई नया कदम उठाते हैं तो मास्टर दीनानाथ उन्हें अपनी सलाह तो देते हैं, लेकिन अगर बेटा वो सलाह नहीं मानता या कोई गलती कर बैठता है तो मास्टर दीनानाथ अपनी लातों की नींद खराब नहीं करते। वो डिटैच्ड है उस नतीजे से। एकदम, वे शांति और हल्केपन के साथ इस नए विद्यालय के द्वार पर खड़े हैं। वे बच्चों के जीवन में बेवजह का दखल नहीं देते। यह मोह त्याग ही उनकी प्रवेश परीक्षा है, जिसे उन्होंने डिस्टिंक्शन के साथ पास कर लिया है। बहुत सुंदर उदाहरण दिया आपने। और जब कोई व्यक्ति मास्टर दीनानाथ की तरह ये टीसी ले लेता है, तब असल खेल शुरू होता है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत काम करता है। इसे हम निर्माता का तर्क या मैन्युफैक्चरर लॉजिक कह सकते हैं। अरे हाँ, यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। चलिए इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही महंगा स्मार्टफोन है या कोई मशीन है। जब वो मशीन बार बार हैंग होने लगती है, उसकी बैटरी तुरंत ड्रेन हो जाती है या वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है, तो कोई क्या करता है? उसे किसी गली मोहल्ले की साधारण दुकान पर तो नहीं ले जाता ना? नहीं, हम उसे सीधा ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर पे ले जाते हैं। बिल्कुल, हम उसे फैक्ट्री रीसेट करने के लिए या ठीक करने के लिए सीधा उसके निर्माता यानी मैन्युफैक्चरर के पास भेजते हैं। जिसने उसे बनाया है वही उसे सबसे अच्छी तरह ठीक कर सकता है। अब जरा सोचिए, इस मानव शरीर और हमारे इस जटिल दिमाग का निर्माता कौन है? और वही हमारा सबसे अच्छा सर्विस सेंटर भी है।
अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो अखंड ज्योति के अप्रैल 1982 के अंक में इस लॉजिक को बहुत ही गहराई से समझाया गया है। उसमें क्या बताया गया? ये बताया गया है कि ये शरीर प्रकृति ने ही बनाया है। जब 60 वर्ष की उम्र तक आते आते ये शरीर ऊर्जा से बिल्कुल खाली हो जाए, जीवन भर की भाग दौड़, तनाव और जिम्मेदारियों से पूरी तरह थक जाए, तो इसे फिर से चार्ज करने के लिए वापस उसी निर्माता के पास ले जाना चाहिए, यानी प्रकृति के पास। हाँ, ऊर्जा निर्माण के लिए सुनहरी धूप और खुली हवा के पास। उस स्रोत में एक बहुत ही शक्तिशाली पंक्ति लिखी है, प्रकृति के आंगन में ही स्वास्थ्य और शांति का वास है, कृत्रिमता छोड़ो, प्रकृति की ओर लौटो। कृत्रिमता छोड़ो, प्रकृति की ओर लौटो। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा जीवन दर्शन है। अगर हम आज की जीवन शैली को देखें तो वो पूरी तरह से कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल हो चुकी है। बिल्कुल हो चुकी है। हाँ, वातानुकूलित कमरों में एसी में बंद रहते हैं जहाँ ताज़ी हवा नहीं आती, प्राकृतिक रोशनी की बजाय स्क्रीन की नीली रोशनी में आंखें गड़ाए रहते हैं। हमारे खाने से लेकर हमारे उठने बैठने के तरीके तक सब कुछ सिंथेटिक हो गया है। और यही कृत्रिमता हमारी ऊर्जा को सोख रही है। हाँ, ये जो कृत्रिमता है ये हमारी उस आंतरिक बैटरी को लगातार सुखा रही है। यही वो बात है जिस पर स्रोत बहुत जोर देता है। जो व्यक्ति प्रकृति के नियमों पर चलता है, जो सुबह सूरज उगने के साथ उठता है, नंगे पैर घास पर चलता है, ताज़ी हवा में गहरी सांसें लेता है, वो मानसिक और शारीरिक रूप से जल्दी बीमार नहीं पड़ता। प्रकृति के साथ एक सिंक बन जाता है उसका। बिल्कुल। ये जो हमारी आधुनिक कृत्रिम जीवन शैली है, यही हमें अंदर से खोखला कर रही है। और खासकर 58 वर्ष की आयु के बाद जब शरीर का मेटाबॉलिज्म वैसे ही धीमा होने लगता है, तो ये कृत्रिमता शरीर के लिए एक मीठे जहर के समान हो जाती है। तो प्रकृति के पास लौटना एक तरह से मजबूरी भी है और जरूरत भी। तो मशीन तो रीसेट हो गई, ऊर्जा भी वापस आ गई, लेकिन इस सब का असल मतलब क्या है? बिना किसी दिशा या लक्ष्य के तो इंसान फिर से भटक जाएगा। हाँ, भटकाव तो हो सकता है। हमने पुराने स्कूल से टीसी ले ली, हम मास्टर दीनानाथ की तरह निर्लिप्त भी हो गए। हम सुबह की धूप में बैठकर प्राकृतिक ऊर्जा भी ले रहे हैं, लेकिन हर स्कूल हर कॉलेज अंत में एक डिग्री जरूर देता है। बिल्कुल देता है। तो प्रकृति के इस नए विद्यालय से हमें कौन सी फाइनल डिग्री मिलने वाली है? क्या ये डिग्री हमारी उन पुरानी यूनिवर्सिटी की डिग्रियों जैसी ही होगी? ये सवाल हमें इस चर्चा के सबसे गहरे हिस्से में ले जाता है, और इसका जवाब हमें अपने तीसरे स्रोत यानी शिक्षा ही नहीं विद्या भी नामक पुस्तक में मिलता है। इस किताब का मुख्य विचार क्या है? इस किताब का सबसे गहरा विचार आधुनिक शिक्षा और असली ज्ञान के बीच के फर्क को सामने रखता है। देखिए, हम जो अपनी जवानी में डिग्रियां लेते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, मैनेजमेंट की हो, वे सब डिग्रियां जीवन में केवल आजीविका यानी रोटी और रोजगार की समस्या को हल कर सकती हैं। हाँ, वो हमें एक अच्छी नौकरी दिला सकती हैं, एक अच्छा घर और बैंक बैलेंस दे सकती हैं। लेकिन वे डिग्रियां जीवन की उन उलझी हुई और गहरी गुत्थियों को नहीं सुलझा सकती जो 60 साल की उम्र के बाद सामने आती हैं, जैसे कि बुढ़ापे का डर, अकेलेपन की घबराहट या अपनी अहमियत खो देने का जो संकोच होता है। हाँ, इंसान को लगता है कि अब कोई उससे पूछ नहीं रहा है। बिल्कुल। जब कोई 60 साल का व्यक्ति अपनी कुर्सी छोड़ता है और उसे लगता है कि अब कोई उससे सलाह नहीं मांगता, तो वहां उसकी एमबीए की डिग्री उसे शांति नहीं दे सकती। वहां वो सारी डिग्रियां फेल हो जाती हैं। तो फिर वहां कौन सी डिग्री काम आती है? जीवन को संवारने के लिए, अपने अस्तित्व को सही मायने में समझने के लिए आत्मविद्या की आवश्यकता होती है। और प्रकृति के इस विद्यालय से जो अंतिम डिग्री हमें मिलती है, वो यही आत्मविद्या है। आत्मविद्या यानी खुद को जानना? हाँ, अगर हम मास्टर दीनानाथ के उदाहरण पर वापस जाएं, तो उनकी असली पढ़ाई अब आरंभ होती है, जो आत्मनिर्माण और ऊर्जा निर्माण की पढ़ाई है। रिटायरमेंट के बाद जीवन खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक नया चैप्टर शुरू हुआ है। सही कहा। पुराना स्कूल की शिक्षा हमें बाहर की दुनिया जीतना सिखाती है, पैसा कमाना सिखाती है, लेकिन प्रकृति के स्कूल की शिक्षा हमें हमारे भीतर की दुनिया से जोड़ती है। ये बहुत ही आजाद कर देने वाली अवस्था है, एक ऐसी स्थिति जहां आपको किसी को कुछ साबित नहीं करना है। बिल्कुल, कोई दिखावा नहीं, बस एक गहरी शांति। चलिए, अब हम इस पूरी यात्रा को समेटते हुए एक निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। मैं एक छोटे से विजुअल या मानसिक चित्र की कल्पना करना चाहूंगा। मान लीजिए हमारे सामने एक बॉक्स रखा है, एक द सैक्रिफाइस बॉक्स या आहुति देने वाला बक्सा, एक डिलीट फोल्डर की तरह। हाँ बिल्कुल, जिसे हम अपने फोन के ट्रैश बिन की तरह भी सोच सकते हैं, जहां हम भारी और बेकार फाइल्स को डाल देते हैं ताकि फोन फिर से तेज चल सके। हमें मानसिक रूप से उस बक्से के पास खड़ा होना है। और उसमें क्या डालना है?
उसमें हमें अपनी वो सारी पुरानी थकान, वो सारी बेवजह की चिंताएं और सबसे बढ़कर उस पुराने स्कूल वाली मानसिकता के सारे कागजों की आहुति दे देनी है। वो ईगो भी डाल देना है जो कहता है कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। एकदम सही। ये आहुति देना, ये सब कुछ उस बक्से में डालना एक घोषणा है कि हम पुरानी आदतों को डिलीट कर रहे हैं और प्रकृति के विद्यालय में ऊर्जा निर्माण के लिए एक फ्रेश प्रवेश ले रहे हैं। ये मेंटल एक्सरसाइज सुनने में जितनी आसान लगती है, असल जीवन में ये उतनी ही शक्तिशाली है। पुराने सॉफ्टवेयर को हटाए बिना नया सॉफ्टवेयर कैसे चलेगा? नहीं चल सकता। इस पूरी गहन चर्चा का अगर हम एक निचोड़ निकालें तो वो ये है कि एक एनर्जेटिक सिटीजन यानी ऊर्जावान नागरिक बनने के लिए अनुशासन से ज्यादा एक जीवन प्रणाली की जरूरत है। सिर्फ मोटिवेशन काम नहीं आएगा। हाँ, आपको सिस्टम बदलना होगा। हाँ, और हमारे स्रोत का इस पर एक बहुत ही मजबूत और स्पष्ट संदेश है जो हमें साझा करना चाहिए। बहाने नहीं, सिस्टम बनाओ। जय हिंद। क्या बात है, बहाने नहीं, सिस्टम बनाओ। जय हिंद। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक्शन लेने का एक सीधा कमांड है। एक ऐसा सिस्टम जहां हम बिना किसी बहाने के हर सुबह उस सुनहरी धूप में जाएं, ताज़ी हवा लें और अपनी उस बैटरी को चार्ज करें। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। एक ऐसा सवाल जो स्रोत से प्रेरित है, लेकिन जिस पर हर किसी को खुद विचार करना चाहिए। वो सवाल क्या है? सवाल ये है, अगर हमारे जीवन का पहला हिस्सा दुनियावी सफलता के तरीके सीखने और धन कमाने की आदतों को जोड़ने में गुजर जाता है, तो जीवन के दूसरे हिस्से में हम अपनी दिनचर्या को कैसे रीडिजाइन कर सकते हैं ताकि हम तनाव की उन पुरानी आदतों को अनलर्न कर सकें और हर दिन प्रकृति के साथ अपनी आंतरिक बैटरी को पूरी तरह से फुल कर सकें। इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। वाकई ये एक ऐसा सवाल है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। पुरानी आदतों को अनलर्न करना आसान नहीं है, लेकिन ऊर्जा से भरे एक नए जीवन के लिए यह सबसे जरूरी कदम है। प्रकृति के स्कूल का दरवाजा खुला है, बस हमें अपना पुराना बस्ता छोड़कर अंदर कदम रखना है